औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफ़ीक़ अता करता है। दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। बिलाशुबा जो लोग तलीम व तदरीस से तल्लक़ रखते हैं वो बहुत अजीम लोग होते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे मुअल्लम बना के भेजा है। इससे पता चलता है कि मुअल्लम की अज़मत और कदर क्या है। बिलाशुबा वो लोग काबिल एहतराम हैं कि जो लोग इल्म के उजाले फैलाने में मसरूफ़ हैं। और कुछ लोग ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ अपने लिए जीते हैं, अपने लिए सारा कुछ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ज़िंदगी में एक ऐसी तारीख़ रकम कर जाते हैं जो हमेशा याद रखे जाते हैं। और तारीख़ ने हमेशा उन लोगों को याद रखा है जिन्होंने अपने अपने माशरे में अहम काम किए हों। तो मैं आज एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। मित्रावाली कस्बा जो कभी इल्मो हिकमत के हवाले से और हर हवाले से एक मरकज़ था इस इलाके का, और 40 से 50 देहात यहाँ पे आते थे। इसी धरती का एक बेटा जिसका नाम अब्दुल समद भट्ट है, जो तलीम के शोबे से वाबस्ता हैं, और इन्होंने इसी इलाके में तलीम हासिल की और फिर अपने लोगों की खिदमत करके इस पूरी यूनियन काउंसिल नहीं बल्कि पूरे इलाके में अपना नाम पैदा किया। इन्होंने सारी ज़िंदगी, सारी जवानी जो है वो इस इलाके में लोगों की बेटियों और बेटों को तालीम देने में गुजार दी। तो आइए आज मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल समद भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें याद रखा और आज शर्फ़ मुलाकात भी बख्शा है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल समद भट्ट साहब। माशाल्लाह जी, आप हमारा फ़ख्र हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी तलीमी खिदमात के हवाले से यकीनन जो लोग देख रहे हैं इसमें मुबालगा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस बात की तस्दीक जो है वो जो देखने वाले हैं वो ख़ुद भी कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने अमली तौर पर तदरीस का काम कब शुरू किया? आसिफ साहब, मैंने 1998 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन लाहौर से बीएड किया और उसके बाद मैंने तनवीर साहब के साथ मिलकर ट्यूशन का आगाज़ किया। तो तकरीबन 1999 से ताहाल मैं तदरीस के शोबे से ही वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हज़ारों स्टूडेंट्स जो है वो मुझसे तालीम हासिल कर चुके हैं और अपने अपनी अमली ज़िंदगी में अपने जो वो हैं सरगर्मियाँ हैं उनको सरअंजाम दे रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ये तो ठीक है माशाल्लाह। और उसके बाद आपने उस दौर में एक कॉलेज की बुनियाद भी रखी जामतुल बिनात के हवाले से, और वो भी एक उस हवाले से बताएं कि कितने देहात से आपके पास बेटियां आती थीं, और उस हवाले से हमें बताएं जी कितना अरसा उसने काम किया। ऐसा सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड से आगाह करना चाहता हूँ कि जब मैंने यानी बेटियों का कॉलेज स्टार्ट किया था उससे पहले सिचुएशन ये थी हमारे इलाके की कि बेटियाँ सुबह कॉलेज जाती थी डस्का से कॉलेज अटेंड करने के बाद वापस घर आती थीं और फिर दोबारा इंग्लिश की ट्यूशन लेने के लिए उन्हें दोबारा किसी न किसी को साथ लेके बाइक पे या गाड़ी पे डस्का जाना पड़ता था। और सारी तगो-दो के बाद नतीजा क्या होता था कि बेटी पास हो गई है, बस इंग्लिश में सैपली आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास रहनुमाई थी कि अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया और मैंने इस इलाके की बच्चियों की खिदमत की। और इस अदारे ने कितने अरसा काम किया और कितनी बेटियों को आपने ग्रेजुएशन यहाँ से करके गई है माशाल्लाह, और उस हवाले से आप बता दें कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में मैंने जामिअतुल बिनात के नाम से कॉलेज का आगाज़ किया था और 2014 तक तकरीबन वो जो है वो कंटिन्यू रहा। इस दौरान हमारी तकरीबन 10-15 किलोमीटर की सराउंडिंग में जितने भी देहात हैं, चौड़ा, भाडेवाला, तोतीचक, पखड़े वाली, गड़ा, कोटली खानो, बोला मूसा, कंडन सियान और इस साइड से जो है जोड़ा, डपई, जितने भी सराउंडिंग में गांव हैं, उस दौर में
जितनी भी बेटियों ने कॉलेज की तालीम हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी स्टूडेंट हैं। माशाल्लाह। और इस हवाले से ये बताएं कि कितनी तादाद में ग्रेजुएट बेटियां जो यहाँ से ग्रेजुएशन करके गई हैं, या जिस तरह आप बता रहे थे बीएड वगैरह, तो इस हवाले से बताएं कि वो उनकी तादाद कितनी होगी जो मुख्तलिफ शोबों में टीचर्स के तौर पे भी काम कर रही हैं, मुख्तलिफ महकमों में भी काम कर रही हैं, और आपको तो खुशी होती है माशाल्लाह। तो इस हवाले से बता दें। जी साहब, तकरीबन मेरे पास जो है ना तब 250-300 तादाद होती थी कॉलेज की, और इंटर में 70-80 तक बच्चियां जो है ना इंटर क्लास की होती थी। 30-40 जो है वो ग्रेजुएशन करती थी, और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 बच्चियां जो मुझसे बीएड जो है ना करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस दौर में इंतहाई कम फ़ीस पे, आपको मैं अगर फ़ीस का बताऊं उस दौर की तो आप हैरान रह जाएंगे कि 150-200 रुपया फ़ीस लेकर हम जो है ना बच्चों को कॉलेज लेवल की तालीम देते थे। और रफ्ज़ अंदाज़ा ये है कि सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चियों ने जो है ना यहाँ से तालीम हासिल। शुक्रिया अब्दुल समद भाट साहब। अभी जिस तरह आपने बताया कि माशाल्लाह सैकड़ों के हिसाब से यहाँ तक जहाँ से जो बेटियाँ हैं वो तालीम हासिल करके गई, उन्होंने हज़ारों की तादाद में माशाल्लाह, और वो आज वो मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो मुलाज़मतें भी कर रही हैं और अपने अपने घरों में रह कर भी इस इल्म के अजाले को आगे फैला रही हैं। तो यकीनन उसका भी एक चेन बन जाती है, इसका भी सवाब मिलेगा। अब चूँकि आप दार अरकम स्कूल भी चला रहे हैं, और वो जोड़ा में भी है और मीतरावाली में भी है। साहब ज़रा जोड़ा सियान जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला में आ जाता है, आप सियालकोट में है। तो तलीमी हवाले से आपका नाम तो था एक, माशाल्लाह आप ब्रांड थे आप, और यकीनन आपका अदारा भी। और इस हवाले से तो आपने दार अरकम ही की ब्रांच जो है वो क्यों ली, या इसकी फ्रेंचाइज क्यों ली? दूसरे अदारे भी थे, इस हवाले से मुझे बता दें क्या इनफरादियत है इस अदारे में? साहब ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है, उसकी रहमत है कि मेरा शुरू से जो है ना मजाज वो इस्लामी था, मजहबी था। ठीक है, अगरचे बहुत सारी दूसरी चेन्स भी जो है वो काम कर रही हैं फील्ड में, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी ख़ास रहनुमाई की, और मैंने दार अरकम वालों के हेड ऑफिस के साथ रब्ता किया। और इसकी स्पेशल यानी वजह ये थी कि चूँकि इसमें इस्लामी टच है, इसलिए मैंने दार अरकम को जो है ना मुंतखब किया। हालांकि उससे पहले मैं एक दो दूसरी फ्रेंचाइज़ के पास भी गया, उनके ऑफिस में गया, लेकिन मैं वहाँ पे सेटिस्फाई ना हो सका, और आखिरकार मैंने दार अरकम का इंतखाब किया। क्योंकि दार अरकम का जो माटो है वो है फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरा हसना, यानी दुनिया में भी भलाई और आखिरत में भी भलाई। और उसकी वजह यही है कि दार अरकम सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं देता, ये दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम देता है। और सबसे पहले जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है नाजरा कुरान और हिफ़्ज़ कुरान, कुरान पाक को हिफ़्ज़ करवाना। नाजरा कुरान पाक तो हम सभी बच्चों को प्ले क्लास से ही स्टार्ट करवा देते हैं, लेकिन जो बच्चे हिफ़्ज़ करना चाहते हैं और जिनके वालिदैन जो है ना विलिंग होते हैं कि बच्चे उनके हिफ़्ज़ करें, हम उनको 4 क्लास से ऑनवर्ड जो है वो साथ साथ हिफ़्ज़ करवाते हैं। और हिफ़्ज़ के साथ उनके 3 सब्जेक्ट्स जो है वो भी स्कूल के भी कंटिन्यू रहते हैं, जिसमें उर्दू है, इंग्लिश है और रियाजी है। ये 3 सब्जेक्ट्स भी उनके कंटिन्यू रहते हैं, और साथ साथ वो बच्चे हिफ़्ज़ भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ये 3-4 साल हो गए हमें हिफ़्ज़ सेक्शन को स्टार्ट किए हुए, और अब तक तकरीबन हमारे 10 के लगभग हिफ़ाज़ जो है वो अपना कुरान पाक मुकम्मल कर चुके हैं, हिफ़्ज़ कर चुके हैं, और बाकी बच्चे जो है वो नाज़रा भी पढ़ रहे हैं। दुनियावी हवाले से और दीन के हवाले से भी काम हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और ये आपके लिए बहुत बड़ी सआदत है। और मैं यकीनन उन अदारों के सरबराहान को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। दीनी हवाले से आपने बताया कि यहाँ पे जो हिफ़्ज़ के हवाले से भी बच्चे जो है फ़ारग हो रहे हैं, नाज़रा भी पढ़ाई जा रही है। तो जो हमारी वैसे पोजीशन क्या रही है, जो बोर्ड के इम्तिहानात हो रहे हैं, इस हवाले से हमें कुछ बताएं। साहब अभी आपको पता है कि हमें दार अरकम जो है ना लॉन्च किए हुए 4-5 साल हुए हैं, और स्टार्टिंग में आपके पास हमेशा वही बच्चे आते हैं जो दूसरे इदारों से रिजेक्टेड होते हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले साल भी आलमोस्ट 10 यानी 1000 प्लस जो है ना बच्ची ने मार्क्स लिए।
دوسرے سال بھی 1000 پلس مارکس لیے، اور اس دفعہ ہماری جو ہے نا 9th کلاس میں بچی نے 472 مارکس لے کے پورے علاقے کے اسکولوں میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ 9th میں 472 نمبر لے کے پورے علاقے کے جتنے بھی اسکول ہیں سب میں سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے الحمدللہ۔ اور میں اس میں یہ بات مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس میٹرک میں صرف یعنی 9th میں صرف 10 بچیاں تھیں، 10 بچیوں میں سے ہم نے یہ پوزیشن حاصل کی ہے، ٹھیک ہے۔ سبحت بٹ صاحب، جس طرح آپ نے ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے ابتدا کہاں سے کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس علاقے کی خدمت کا جو موقع دیا اور پھر آنے والی نسلوں کو آپ نے زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ یہاں پہ میں بھی آپ کے پاس آتا تھا اور میں دیکھتا تھا جب بیٹیاں یہاں پہ آتی تھیں تو یقیناً ایک عورت کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے، اور اس حوالے سے اللہ نے آپ کو کتنے خاندانوں کے جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیوٹی آپ کو دی اور آپ کو یہ شرف حاصل ہوا۔ اب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ اب جو سلسلہ چل رہا ہے اور آپ نے جن اساتذہ کرام سے پڑھا ہے، کون سے ایسے اساتذہ کرام ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ہی مشن کو میں آگے بڑھا رہا ہوں؟ صاحب اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم نوازی ہے اس کی کہ ہم نے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول مترا والی میں اس دور میں تعلیم حاصل کی جب یہاں پہ بڑے ہی اعلیٰ قسم کے، بڑے شفیق قسم کے اساتذہ جو ہے وہ موجود تھے، جن میں سے میں چند کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مجید صاحب سے نیاز صاحب تھے، نعمان صدیقی صاحب تھے، اس کے بعد اسلم اوٹی صاحب تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے اساتذہ جو ہے نا اپنے آپ میں مکمل ایک شخصیت تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس دور میں ان سے تعلیم حاصل کی، اور پھر فصیح صاحب کا دور تھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ فصیح صاحب جیسا ایڈمنسٹریشن میں نے آج تک نہیں دیکھا، اتنے ادارے کام کر رہے ہیں لیکن جس طرح کی ایڈمنسٹریشن فصیح صاحب کی تھی وہ میں نے کسی دوسرے شخص میں نہیں دیکھی، تو اللہ کا شکر ہے۔ اور اس کے بعد میں تو ایک اور بات مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے انٹر میں یہاں پہ ایڈمیشن لیا تو تب انور صاحب تھے اور فصیح صاحب تھے، وہ مجھے بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، اور میں اگر یہ کہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس کا سہرا جو ہے وہ انور صاحب اور فصیح صاحب کے سر ہے کہ انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا، میری حوصلہ افزائی کی، مجھے انکریج کیا، اور آج میں انہی کی وجہ سے جو بھی ہوں وہ ہوں۔ عبدالصمد بٹ صاحب، آپ نے اپنی زندگی کی جو کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، یقیناً سب رنگ پاکستان دیکھنے والے وہ دوست جو بیرون ممالک میں ہیں وہ آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتے ہیں اور میسج آتے ہیں، جی آپ کی مہربانی کہ ہمیں ایسے تمام لوگوں سے ملوائیں اور دکھائیں ان لوگوں کے چہرے کہ جو لوگ آنے والی نسلوں کے محسن ہیں۔ تو اس حوالے سے والدین کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں؟ ایسا والدین کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ دار ارقم ایک مکمل ادارہ ہے جس میں 11 بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ اس کو رن کر رہے ہیں، اور مختلف شعبے جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں، جس میں میٹرک کے لیے ہمارے پاس سیف سیکنڈری ایجوکیشن فورم موجود ہے جو مکمل طور پہ جو 9th اور 10th کلاس کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو وہ ایڈریس کرتا ہے۔ میں والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جوڑا میں بھی ہماری برانچ ہے اور ہم وہاں پہ صرف میٹرک نہیں بلکہ کالج لیول تک، گریجویشن لیول تک اور ماسٹرز لیول تک اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، لیکن مترا والی میں پیرنٹس جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دار ارقم جو ہے وہ پرائمری لیول تک ہے یا مڈل لیول تک ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بچے پرائمری کے بعد جو ہے وہ دوسرے اسکولوں میں موو کر جائیں۔ میرا خاص طور پہ ان والدین کے لیے یہ میسج ہے کہ ہم بڑی محنت سے بچوں کو ایک خاص سانچے میں، ایک خاص پیرائے میں تیار کرتے ہیں جس میں اسلامک ٹچ بھی ہوتا ہے اور ماڈرن ایجوکیشن بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کی مکمل تربیت ہوتی ہے۔ ہمارا ایک سیکشن ہے TCDP، ٹوٹل چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرام، ٹھیک ہے۔ TCDP کے تحت ہم فرائیڈیز کو بچوں کے لیے ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کا انعقاد کرتے ہیں جس میں بچے کھیل کھیل میں سیکھتے ہیں۔ تو بچے جب پرائمری کرتے ہیں یا 6-7 کلاس میں جاتے ہیں تو اس کے بعد جب ہم ان کو کسی دوسرے اسکول میں شفٹ کر دیتے ہیں
تو ہماری وہ تمام تر سٹرگل، ہماری وہ تمام تر کوشش، ہماری وہ تمام تر تربیت جو ہم نے کی ہوتی ہے، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ وہ ویسٹ ہو جاتی ہے۔ تو میری والدین سے یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ دار ارقم ایک مکمل ادارہ ہے جو سیکنڈری ایجوکیشن لیول تک بچوں کو مکمل طور پر تعلیم دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بچوں کی مکمل تربیت کرتا ہے۔ ہم ایک ایسی جنریشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں جو اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ دار ارقم پہ ٹرسٹ کریں اور اپنے بچوں کو سیکنڈری لیول تک، میٹرک لیول تک دار ارقم کے ساتھ ہی وابستہ رکھیں تاکہ ہم ایک خاص پیرائے میں بچوں کی تربیت کر سکیں اور ایک خاص معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دے سکیں۔ شکریہ عبدالصمد بٹ صاحب، جس طرح بھی آپ نے بتایا۔ اب میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا یہ چاہتا ہوں، انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کا طالب علم یا طلبہ آن لائن کلاسز بھی لے رہی ہوں گی اور لے رہے ہیں لوگ، ہر چیز جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آج سے 15-20 سال پہلے جب ڈسکا کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی مسئلہ تھا، سڑکیں بھی ٹوٹی تھیں اور ڈگری کالج ڈسکا ہوتا تھا، تو ایسے حالات میں اپنے علاقے کی بیٹیوں کی تعلیم کا ذمہ اٹھانا یقیناً بہت بڑا فیصلہ تھا اور بڑا عظیم کام تھا۔ یقیناً عبدالصمد بٹ صاحب نے اس دور میں بیٹیوں کی تعلیم کے حوالے سے یا بیٹوں کی تعلیم کے حوالے سے کام کیا ہے کہ جب یہاں پہ وہ سہولتیں موجود نہیں تھیں، اور اس دور میں انہوں نے ثابت کیا ہے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ اور یقیناً جب یہ میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا جو دور دراز دیہاتوں میں رہنے والے ہیں کہ اگر وہ بھی اسی طرح اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی مشکلیں تو آتی ہیں، لیکن شاعر نے کہا تھا کہ ہوا کی زد پہ دیا جلانا کمال یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم کے اجالے بانٹنے والوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی۔ پاکستان زندہ۔